हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत वाले गुट को लेकर चीन ने अब बांग्लादेश को धमकाया है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर बताएंगे चाइना ने क्या कहा है बांग्लादेश से। और दोस्तों साथ में आपको सबसे बड़ी खबर बताएंगे जहां खाने को नहीं है दाने, भारत की दुश्मनी में अंधा हुआ पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, हथियार खरीदने का बजट इतना बढ़ाया। बताएंगे दोस्तों आपको कैसे आर्थिक तंगी के बीच पाकिस्तान ने रक्षा बजट बढ़ाया है दोस्तों, और भारत कितना मजबूत है दिखाएंगे एक रिपोर्ट आपको दोस्तों। इसी बीच बताएंगे जहां पर सड़ा गेहूं मामले में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। ये गेहूं जाना था नीदरलैंड लेकिन पहुंच गया तुर्की। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। साथ में आपको बताएंगे जहां दो देशों के युद्ध में फंसा अब श्रीलंका। जी हां, रशिया विमान को उड़ने से रोका, रशिया ने राजदूत को कर दिया तलब। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अदालत का बड़ा फैसला, बड़ा आदेश, शहबाज शरीफ और उनके बेटे के खिलाफ दर्ज करें मुकदमा। बहुत बड़ी खबर। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर सरकार दे रही है ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को 50% तक की सब्सिडी। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर, कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ। और साथ में बताएंगे दोस्तों जहां SBI होम लोन को लेकर बड़ी खबर आ रही है, तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताएंगे दोस्तों। तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं दोस्तों कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है यानी इंडियन आर्मी है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 कंट्री है दोस्तों, और भारत की विदेश नीति सबसे टॉप की और सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत वाले गुट को लेकर चीन ने बांग्लादेश को धमकाया। जी हां दोस्तों, चीन शुरुआत से ही दूसरे देशों को नसीहत देने में माहिर रहा है। चीन ने अब ऐसी ही एक नसीहत बांग्लादेश को दे दी है। चीन ने बांग्लादेश को ब्लॉक पॉलिटिक्स से दूर रहने को कहा है दोस्तों। वो बात और है कि चीन खुद दर्जन भर समूह और ब्लॉक का हिस्सा है। चीन ने लगभग 1 साल पहले बांग्लादेश से क्वाड ब्लॉक में शामिल न होने को कहा था। इस ब्लॉक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, और यही वजह है कि चीन ने बांग्लादेश से इससे दूरी बनाने को कहा है। जी हां दोस्तों, वो क्वाड को चीन विरोधी समूह के तौर पर देखता है। चीन के विदेश मंत्रालय के एशियाई मामलों के विभाग के महानिदेशक लियू जिनसोंग ने कहा कि चीन मानता है कि बांग्लादेश सहित इस क्षेत्र के देश अपने अपने देशों के मूल हितों को ध्यान में रखें, स्वतंत्रता को कायम रखें, शीत युद्ध की मानसिकता को खारिज करें और ब्लॉक पॉलिटिक्स से दूर रहें। जी हां दोस्तों, उन्होंने बुधवार को चीन में बांग्लादेश के राजदूत महबूब उज जमान से ये बात कही है। जी हां दोस्तों, और ऐसे में खुद चाहे गलत काम करे चाइना, लेकिन दोस्तों दूसरे पड़ोसियों को में लिप्त नहीं देख सकता चाइना, और यही इसकी पॉलिसी है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी, और बांग्लादेश को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे दोस्तों चाइना के धमकाने को लेकर, बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां खाने को नहीं है निवाला, भारत की दुश्मनी में अंधा हुआ पाकिस्तान, हथियार खरीदने का बजट बढ़ाया इतना। जी हां, पाकिस्तान की जनता गरीबी से जूझ रही है, महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर पर है और लोगों को खाने के लिए आटा भी नहीं मिल रहा है दोस्तों। लेकिन इस दौरान भी पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट का 6% बढ़ाने का निर्णय लिया है। सशस्त्र बलों के बढ़े वेतन और अन्य जरूरी हथियारों को खरीदने के लिए पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है दोस्तों। कैबिनेट की आर्थिक समन्वय कमेटी यानी ECC ने 80 अरब रुपए की वृद्धि का निर्णय लिया है। इसमें 182 अरब रुपए के पूरक अनुदान को मंजूरी दी गई थी। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने मुख्यालय में जिन्ना नेवल बेस, तरबत नेवल बेस और मल्टी फंक्शन बिल्डिंग समेत अन्य चीजों के लिए 80 अरब रुपए के अतिरिक्त रक्षा बजट की मांग की थी। ECC ने द्विपक्षीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दुरुपयोग को रोकने के लिए चीन से आने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के आयात पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने का निर्णय लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ तेल की कंपनियां 10% टैक्स से बचने के लिए अपने तेल को चीन होते हुए पाकिस्तान में लाती थी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान भले ही अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा हो, लेकिन वो आर्थिक संकट की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में 27 मई को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान उसके विदेशी मुद्रा भंडार में तकरीबन $366 मिलियन की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पाकिस्तान के पास दूसरे देशों से आयात होने वाली वस्तुओं के लिए भी कोई खास पैसा नहीं बचा है दोस्तों। तो वहीं पेट्रोल की कीमतों में एक हफ्ते में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई। अब आप हिसाब लगा पा रहे होंगे
होंगे दोस्तों कि घर में खाने को नहीं है लेकिन नवाबी पूरी झाड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें दोस्तों, भारत की मजबूती की बात करें, भारत कितना स्ट्रॉन्ग है रक्षा के मामले में दोस्तों, तो भारत में रक्षा बजट की कुल राशि 5,25,166 करोड़ है, जिसमें 1.19 करोड़ पेंशन और 1.52 करोड़ की राशि रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए रखी गई है। एक साल पहले के मुकाबले चालू वित्त वर्ष के लिए बजट में 11% की बढ़ोतरी की गई है दोस्तों, यानी कि भारत के रक्षा बजट के आसपास भी नहीं है पाकिस्तान। और ऐसे में दोस्तों अब पाकिस्तान का भारत के साथ तुलना करना ही गलत होगा। आप लोग क्या कहते हैं, सुझाव राय जरूर दीजिएगा और प्लीज दोस्तों भारत के इस मजबूती के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए, जहां आपकी इच्छा हो। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत गेहूं को लेकर बड़ी खबर, जहां सड़ा गेहूं मामले में बड़ा खुलासा, जाना था नीदरलैंड, पहुंच गया तुर्की, अब खरीद रहा है मिस्र। जी हाँ दोस्तों, तुर्की से इस सप्ताह लौटाए गए भारतीय गेहूं को मिस्र यानी इजिप्ट के एक व्यापारी ने खरीद लिया है। तुर्की ने 56,877 टन भारतीय गेहूं को यह कहकर लौटा दिया था कि इसमें रुबेला वायरस पाया गया है, मगर इस खेप को मिस्र के एक व्यापारी ने खरीदा है और जहाज अब गेहूं को लेकर इस अफ्रीकी देश की ओर रवाना हो गया है। अब तुर्की से गेहूं लौटाए जाने के मामले पर भारत सरकार ने बहुत बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। भारतीय गेहूं में रुबेला वायरस पाए जाने को बताकर तुर्की ने खेप को लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि तुर्की को भेजी गई गेहूं की खेप सीधे भारत से निर्यात नहीं की गई थी, इसे भारतीय कंपनी ITC लिमिटेड ने नीदरलैंड स्थित एक कंपनी को बेच दिया था। उसके बाद ये तुर्की पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि गेहूं की खेप को हॉलैंड जाना था, लेकिन हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि इसे किसने और कब तुर्की के लिए मोड़ दिया। गोयल ने कहा कि इस बात की जानकारी ITC को भी नहीं थी। इसके अलावा गोयल ने कहा कि नीदरलैंड खाद्य और कृषि आयात नियमों के अनुसार गेहूं को मंजूरी दे दी गई है और केंद्र ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि नीदरलैंड से आए क्रेडिट लेटर के अनुसार गेहूं सभी तय मानकों को पूरा करता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसमें भारत की कोई भी गलती नहीं है दोस्तों। ऐसे में व्यापार करते समय दोस्तों ये भूल की खबर नजर आ रही है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, प्लीज बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां दो देशों के युद्ध में फंसा श्रीलंका, रूसी विमान को उड़ने से रोका, रशिया ने राजदूत को कर दिया तलब। जी हाँ, रशिया यूक्रेन युद्ध का असर अन्य देशों पर भी सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। दोनों के युद्ध में श्रीलंका फंसता दिख रहा है दोस्तों। श्रीलंका में एक रूस संचालित हवाई जहाज को उड़ान से पहले जब्त कर लिया गया। इसे लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। इस हवाई जहाज को उड़ान से पहले तब रोक लिया गया जब उसमें 200 लोग सवार थे और रूस लौट रहे थे। इस घटना के बाद शनिवार को रूसी विदेश मंत्रालय ने श्रीलंका के राजदूत जनिथा अवेविक्रमालियानागे को तलब किया है दोस्तों। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने श्रीलंका से इस समस्या को जल्द से जल्द निपटाने का आग्रह किया है ताकि इसका हमारे द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण संबंधों पर किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां चाइना और पाकिस्तान आखिर दो मोर्चों की लड़ाई के लिए भारत की क्या है रणनीति। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर रूस का हमला और विश्व का यूक्रेन की मदद के नाम पर खामोश हो जाना, इस बड़ी अंतरराष्ट्रीय घटना ने कुछ ऐसे कारकों को जन्म दिया है जो भारत की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक है और तीनों सैन्य डोमेन यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना की रशिया पर अत्यधिक निर्भरता को लेकर एक सुरक्षित विकल्प खोजने की आवश्यकता है। भारत के दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान लगातार भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती पेश करते रहते हैं, लिहाजा भारत को दो मोर्चों पर लड़ाई की तैयारी करने की जरूरत है। भारत के पूर्व राजदूत प्रीत मलिक, जो म्यांमार में भारत के राजदूत रह चुके हैं, उन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए चीन और पाकिस्तान को बड़ा खतरा बताया है और उन्होंने चाणक्य फोरम के लिए लिखे एक लेख में बताया है कि भारत को किस तरह से दो मोर्चों की लड़ाई के लिए तैयारी करने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, भारत की सुरक्षा की दीवार पूरी तरह से रूस पर निर्भर है और भारतीय सेना के पास हथियारों का जो जखीरा है उसमें से करीब 60% हथियार रूस से खरीदे हुए हैं दोस्तों। इसके साथ ही रूस और भारत के बीच पनडुब्बी प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। ऐसे में प्रीत मलिक ने अपने लेख में लिखा है कि भारत के सामने वास्तविकता यही है कि भारत के पास चीन और पाकिस्तान के तौर पर दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जो दोनों भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है और पाकिस्तान जिस तरह से आर्थिक और सामरिक तरीके से चीन पर निर्भर हो गया है और चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की नीतियों को कंट्रोल किया है और दोनों देशों ने जिस तरह से
सभी मौसम के साथी के तौर पर खुद को प्रस्तुत किया है, उसने भारत के ऊपर खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसे में सब में बड़ी बात यही है दोस्तों कि अपना भारत रक्षा के मामले में कम नहीं है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया। ऐसे में भारत अकेले ही चीन और पाकिस्तान तक को धो सकता है। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर कोरिया ने की परमाणु परीक्षण की बड़ी तैयारी, अमेरिका ने रोकने के लिए उठाया बड़ा कदम। जी हाँ, उत्तर कोरिया के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत सुंग किम ने कहा कि अमेरिका अपने दक्षिण कोरियाई और जापानी सहयोगियों के साथ मिलकर प्योंगयांग के संभावित परमाणु परीक्षण से पैदा होने वाली सभी आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारी कर रहा है। दक्षिण कोरिया और अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने उत्तर कोरिया के एक और परमाणु परीक्षण के लिए अपने पूर्वोत्तर परीक्षण मैदान को तैयार करने के प्रयासों का पता लगाया है। जी हाँ दोस्तों, सुंग किम उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार एवं मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम से कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते खतरे को लेकर अपने दक्षिण कोरियाई और जापानी समकक्षों के साथ त्रिपक्षीय चर्चा करने के लिए सियोल पहुंचे थे। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर लाहौर की अदालत का बड़ा आदेश, शहबाज शरीफ और उनके बेटे के खिलाफ दर्ज करें मुकदमा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच लाहौर की एक जिला अदालत ने शनिवार को संबंधित अधिकारियों को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके बेटे और पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शहबाज, आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का बड़ा आदेश दिया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक आजादी मार्च के दौरान इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं को घायल करने और उन्हें प्रताड़ित करने के लिए कई मंत्रियों पर मामला दर्ज किया गया है। जी हां दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पाकिस्तान से ही खबर है, इमरान खान की पुलिस सुरक्षा ली गई वापस। पीटीआई ने पूछा मरियम को पीएम बराबर सिक्योरिटी क्यों? जी हां दोस्तों, बिल्कुल सटीक सवाल पूछा गया है पीटीआई की तरफ से। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सुरक्षा वापस ले ली है। ARY न्यूज के मुताबिक इमरान खान की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किए जाने के बावजूद सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। इस घटना के बाद पीटीआई ने शहबाज शरीफ सरकार पर हमला बोला है और मरियम नवाज की सुरक्षा को लेकर सवाल किए हैं। पीटीआई नेता शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पुलिस सुरक्षा वापस ले ली गई है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के सभी कर्मियों को गुरुवार शाम को हटा दिया गया है। उन्होंने अफसोस जताया है कि एक दोषी मरियम नवाज को प्रधानमंत्री स्तर की सुरक्षा दी गई है, जबकि दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान से सुरक्षा वापस ले ली गई है। शहबाज ने कहा ये इम्पोर्टेड सरकार की सस्ती राजनीति है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, क्या इनका सवाल भी ठीक है या नहीं, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां 87 देश 1 लाख ब्रिलियंट छात्र, भारत के कलश ने सबको पछाड़ा और जीत ली सबसे मुश्किल कोडिंग प्रतियोगिता। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से भारतीय छात्र ने पूरी दुनिया अपनी विद्वता का लोहा मनवा दिया है दोस्तों। IIT दिल्ली में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के छात्र कलश गुप्ता ने TCS कोड वीटा सीजन 10 का खिताब जीत लिया है। जीतने पर कलश गुप्ता को 10,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि दी गई है। इस कोडिंग प्रतियोगिता का दुनिया भर में सम्मान हासिल है। जी हां दोस्तों, इस प्रतियोगिता में 87 देशों के 10,000 नहीं बल्कि दोस्तों 1 लाख से अधिक प्रतियोगिताओं ने भाग लिया था। कोड वीटा सीजन 10 में दूसरे नंबर पर चिली और ताइवान तीसरे नंबर पर रहे। जी हां दोस्तों, ऐसे में पहले नंबर पर भारत रहा दोस्तों, जो कि अपने देश के लिए, पूरे विश्व के लिए गौरवान्वित की बात है दोस्तों, और भारत का नाम रोशन किया। ऐसे में कलश गुप्ता को दोस्तों आप लोग कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पश्चिमी देशों की नाराजगी को नजरअंदाज करके रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है श्रीलंका। जी हां, विदेशी मुद्रा के अति गंभीर संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने अब सस्ता कच्चा तेल पाने की उम्मीद रशिया से जोड़ी है। पिछले हफ्ते इस सिलसिले में उसका पहला करार हुआ। अब ये खबर है कि रूस से और भी अधिक मात्रा में तेल की खरीदारी के करार पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। जी हां दोस्तों, पिछले हफ्ते के अंत में ये खबर आई थी कि श्रीलंका दुबई की एक कंपनी के जरिए रूसी तेल खरीदेगा। पहला करार 90,000 टन तेल की खरीदारी के लिए हुआ है। इसके बदले श्रीलंका रूस को 7 करोड़ 20 लाख डॉलर का भुगतान करेगा। लेकिन दोस्तों, विश्लेषकों के मुताबिक श्रीलंका ने पश्चिमी देशों की तरफ से संभावित दबाव को नजरअंदाज करते हुए रूस से डायरेक्ट तेल खरीदने का निर्णय लिया है। जी हां दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पाकिस्तान ने दिए संकेत
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाएगा यासीन मलिक का मसला। जी हां दोस्तों, यासीन मलिक के केस को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जाने की प्रिपरेशन कर रहा है। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो पीओके के तथा कथित राष्ट्रपति सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के प्रमुख यासीन मलिक को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से वंचित करने और भारतीय अदालत द्वारा उन्हें उम्र कैद की सजा देने के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सहित और प्रासंगिक मंचों पर उठाने की बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं पाकिस्तान चाहे कोई भी कदम उठा ले, कहीं भी चला जाए, लेकिन अब यासीन मलिक के फैसले को नहीं बदला जा सकता, तो ये बात आप भी दोस्तों कमेंट में पाकिस्तान को जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 घंटे के लिए रुकवाया था रशिया यूक्रेन का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताई भारत की पावर। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रशिया यूक्रेन युद्ध को 3 घंटे तक रुकवाया था ताकि भारतीय छात्र यूक्रेन से सही सलामत यानी सुरक्षित वापस आ सकें। ये दावा पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। जी हाँ दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके सुझावों के बाद प्रधानमंत्री ने युद्ध को रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके यूक्रेनी समकक्ष वोलोडिमीर जेलेंस्की से बात की ताकि भारतीय मेडिकल छात्रों को प्रभावित क्षेत्रों से निकाला जा सके। उनकी बातचीत के बाद भारतीय छात्रों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए युद्ध को 3 घंटे के लिए रोका गया। दुनिया में ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों का लोहा मानते हैं दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप भी कहते हैं हाँ तो लॉन्ग लिव मोदी जी का नाम मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान ने पीओके में उठाया बड़ा कदम, हालात बिगड़ने की बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात और वहां के लोगों की दयनीय स्थिति की जानकारी समय समय पर सामने आती रहती है। अब ये खबर मिली है कि पाकिस्तान सरकार ने पीओके के बजट में भारी कटौती कर दी है। जी हाँ, यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के चेयरमैन और मानवाधिकार कार्यकर्ता शौकत अली कश्मीरी ने बताया है कि पाकिस्तान सरकार ने पीओके के विकास बजट में 2.5 अरब रुपए की कटौती की है। इसके साथ ही आम बजट में 7 अरब रुपए की कटौती की गई है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अफगान सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए फिर भारत भेजना चाहता है तालिबान। रक्षा मंत्री ने की घर लौटने की अपील। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश की स्थिति अस्थिर और नाजुक बनी हुई है। अफगानों को भूखमरी और बीमारी के संकट से बचाने के लिए भारत लगातार गेहूं, मेडिकल हेल्प और वैक्सीन की सहायता भेज रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। तालिबान सरकार में रक्षा मंत्री और संगठन के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने कहा है कि तालिबान भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहता है। उन्होंने अफगान सैन्य बलों को ट्रेनिंग के लिए दोबारा भारत भेजने की भी इच्छा जाहिर की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों भारत को क्या जवाब देना चाहिए कमेंट में आप लोग लिखकर जरूर बताइएगा। क्या अफगानी सैनिकों को भारत में दोस्तों ट्रेनिंग देना चाहिए या फिर अब वो अफगानी सैनिक नहीं बल्कि आप भी उनको तालिबानी ही मानते हैं? दोस्तों क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। बात करें अगली और बड़ी खबर की, जहां गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले सिद्धू मूसेवाला के माता पिता, हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जी हां, दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता और मां ने चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। 10 से 15 मिनट तक मुलाकात रही। जानकारी सामने आ रही है कि मूसेवाला के घर वालों ने अमित शाह से हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जी हां, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी चंडीगढ़ में मिले। इस दौरान सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने शाह से मुलाकात की और 10-15 मिनट बाद बातचीत की। मूसेवाला के घर वालों ने शाह से हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की और इस दौरान भाजपा के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर साहब पेट्रोल खरीदना मेरे बस की बात नहीं, मुझे गधा गाड़ी से ऑफिस जाने और आने की इजाजत दे दे। जी हां दोस्तों, यह खबर कहीं और की नहीं बल्कि पाकिस्तान की ही है। दोस्तों भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में सरकार बदल गई है लेकिन जनता को महंगाई से राहत नहीं मिल रही है। दोस्तों मौजूदा वक्त में वहां पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी के दाम आसमान को छू रहे हैं, जिससे परेशान होकर जनता अजीबो गरीब कदम उठा रही है। हाल ही में पाकिस्तान के एयरपोर्ट कर्मचारी ने अपने बॉस को एक लेटर लिखा है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों अपने लेटर में पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के कर्मचारी ने लिखा है कि देश में पेट्रोल, डीजल के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं
हैं, जिस वजह से वो उन्हें खरीदने में सक्षम नहीं है। इसके चलते वो ऑफिस गधा गाड़ी से जाना चाहते हैं। उसने अनुरोध किया है कि एजेंसी प्रमुख उसे गधा गाड़ी से ऑफिस आने की इजाजत दे दे, इससे उसको बहुत राहत मिलेगी। यानी कि दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे पाकिस्तान की अब क्या स्थिति है दोस्तों। जो लोग अब गधों पर यात्रा करना चाह रहे हैं दोस्तों अपनी गाड़ियों को छोड़कर, ऐसे में शहबाज शरीफ के चेहरे पर दोस्तों एक तरीके से बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तानी लोगों का। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर कानपुर में हुई हिंसा पर बोले साक्षी महाराज, कहा शुक्र है मोदी योगी की सरकार है। जी हां, हिंदुओं अभी भी एक हो जाओ। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवाद बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि हिंदुओं अभी भी एक हो जाओ, कोई आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। अभी हाल ही में मैंने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा था कि हिंदुओं सावधान हो जाओ, अपनी सुरक्षा के लिए तीर कमान रखें, जरूरी चीजें रखें, जिस पर कई लोगों ने मेरी बात का विरोध किया था। बता दें कि बीते दिनों साक्षी महाराज ने सोशल मीडिया पर हिंदुओं को तैयार रहने की बात कही थी। अपने फेसबुक पोस्ट में साक्षी महाराज ने आगे लिखा कि कल देख लिया ना कानपुर में क्या हुआ और कौन लोग हैं जो जुम्मे की नमाज के बाद पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। यहाँ तक पुलिस भी अपने आप को उनके पत्थरों से नहीं बचा पाई। पुलिस के कई लोग चोटिल हुए हैं। हिंदुओं अभी भी एक हो जाओ, कोई आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। ऐसा दोस्तों साक्षी महाराज के बोल हैं दोस्तों। ऐसे में आप उनकी इस बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। क्या आप इसको भड़काऊ बयान मानते हैं या फिर जज्बातों में आकर के दोस्तों उन्होंने ऐसा बयान दिया है? आपकी जो भी इच्छा हो बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर मिट्टी बचाओ आंदोलन में कार्यक्रम में पीएम मोदी जी करेंगे शिरकत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 जून को यानी आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं दोस्तों, जिसकी जानकारी पीएमओ की ओर से साझा की गई है। इस दौरान पीएम मोदी जी सदगुरु के नाम से लोकप्रिय जग्गी वासुदेव द्वारा शुरू किए गए वैश्विक आंदोलन के कार्यक्रम सभा को भी संबोधित करेंगे। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां असम के सीएम शर्मा का मनीष सिसोदिया पर बड़ा पलटवार, कहा मानहानि का मुकदमा करूंगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा पर बड़ा आरोप लगाया है। इस पर सीएम शर्मा की ओर से पलटवार किया गया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने लोगों की जान बचाने के लिए करीब 1500 पीपीई किट दान की थी। एक बार मुझे दिल्ली के मुर्दा घर से एक असम के कोविड पीड़ित का शव लेने के लिए 7 दिनों तक इंतजार करना पड़ा था। मैं आपके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। जी हां, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान जब हिमंत बिश्व शर्मा असम के स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उन्होंने राज्य के कोरोना पीड़ित का शव लेने के लिए मनीष सिसोदिया से संपर्क किया था। इस दौरान 7 दिनों तक सिसोदिया या उनके दफ्तर की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया था। जी हां दोस्तों, बात करें अगली और बड़ी खबर की, जहां पर उड़ीसा कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, सभी मंत्रियों ने दिया कल इस्तीफा। आज दोपहर 12 बजे नए मंत्री ले रहे हैं शपथ। जी हां, उड़ीसा में कैबिनेट में फेरबदल किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से इसकी बड़ी जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया है कि राज्य कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं अब आज यानी रविवार दोपहर 12 बजे नए मंत्री शपथ ले रहे हैं दोस्तों। सत्तारूढ़ बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने 29 मई 2022 को अपने 5वें कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में कैबिनेट में फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही थी और अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य के सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मंत्रियों के इस्तीफे को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी को मजबूत करने और फिर से जीवित करने के अभ्यास के तौर पर देखा जा रहा है। बात करें दोस्तों अगली खबर की, जहां सरकार दे रही है ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को 50% तक की सब्सिडी। कैसे उठाएं इसका लाभ? जी हां, देश में किसानों की स्थिति को सुधारने और उनको आर्थिक सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार कई योजनाओं को चला रही है। इसी कड़ी में आज हम आपको दोस्तों भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार द्वारा 20 से 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। आज के इस दौर में महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है दोस्तों। ऐसे में कृषि उपकरणों की कीमतों में भी काफी इजाफा हुआ है। कृषि उपकरणों की कीमतों में वृद्धि होने से किसानों के लिए उन्हें खरीदना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में इसका सीधा असर कृषि पैदावार पर पड़ रहा है। खेती करने के लिए ट्रैक्टर काफी जरूरी उपकरण है। जुताई से लेकर दूसरे कई कामों में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में सरकार द्वारा दी जा रही है
सब्सिडी किसानों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर खरीदते समय आधा पैसा किसानों को देना होगा, तो वहीं आधा पैसा सरकार देगी। केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारें भी किसानों को ट्रैक्टर खरीदते समय 20 से 50% तक सब्सिडी मुहैया करा रही है दोस्तों। अगर आप भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों और योजना बना रहे हैं ट्रैक्टर खरीदने का, तो सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए दोस्तों आपको नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए गए हैं दोस्तों। आप हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के ऑनलाइन पोर्टल पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं दोस्तों। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो कमेंट में जरूर पूछेगा, आपको वही जवाब जरूर देंगे दोस्तों। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।